नमस्कार साथियों। आज के हम जनसत्ता पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी ऐसी खबर है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे इसमें से मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन निकाल सकते हैं और कुछ हम प्री के लिए करंट अफेयर भी आज के पेपर से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो पहले पृष्ठ पर जो हमें दिख रही है कि मणिपुर के जो इम्फाल पश्चिम में एक घटना हुई है। क्या घटना है? तो उग्रवादियों का हमला हुआ है। तो हमें समझने वाली बात ये है कि जो उत्तर पूर्व का हमारे जो राज्य हैं उनमें उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो काफ़ी घटित होती है। तो उग्रवाद होता क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो उग्रवाद जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी समिति, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। पर वो कैसे चाहता है? वो सरकार को चैलेंज करके चाहता है ना? उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने जो विचार हैं उनके एवज में ऐसे कार्यों को अंजाम देना जो आम लोगों के हिस्से अलग हो। मतलब वो अपने जो विचार हैं वो थोपते हैं किन पर? आम समाज पर। ये राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन तो चाहते हैं, किंतु किस तरीके से चाहते हैं? उग्रवादी तरीके से, लोगों को डराकर धमकाकर। इस तरीके से जो उग्रवादी है वो अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी ऐसा ही एक उग्रवादी हमला हुआ है मणिपुर में। उसमें 2 की मौत हो गई है और 9 जख्मी हो गए हैं। तो हमें एक तो यहाँ उग्रवादी समझना था, क्योंकि उग्रवादी मेंस के आंसर राइटिंग में आ सकता है कि उग्रवादियों से आप क्या समझते हैं या उग्रवादी शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इस तरीके से आप उग्रवादी को समझा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो उग्रवादी जो है वामपंथी उग्रवादी होता है। अगर बात करें वामपंथी उग्रवादी की तो लगभग 70 के दशक में 1967 के आसपास जो नक्सलबाड़ी एरिया है। नक्सलबाड़ी एरिया कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नक्सलबाड़ी एरिया से आप क्या समझते हैं, है ना? कहाँ पर ये स्थित है। तो इस चीज़ को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बात है कि उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो आपका बात की जाए पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, थोड़ा सा बिहार हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है, उस भाग में उग्रवादी घटनाएं देखने को मिलती है। अभी वर्तमान में ये घटनाएं काफ़ी कम हो गई है, सरकार का नियंत्रण इन पर काफ़ी हो चुका है। इस कारण उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम हो गई है। आगे हम बात करते हैं, जो मणिपुर है उसकी राजधानी आपको पता होगा इम्फाल है। अगर दूसरी हम बात करें कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? एन बीरेन सिंह है। तो ये भी आपको पता हो कि जो मणिपुर है उसके मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। तो ये हमने इस पूरे आर्टिकल को समझा। आगे हम चलते हैं। तो एक घटना है, घटना कहें या फिर एक आर्टिकल और है, एक खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है कि जो अदालतें हैं उसमें स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास की जरूरत है। मतलब उनका कहना है कि जो बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जाती है वो एक बेहतर समाज के लिए कतई सही नहीं है। मतलब आपने एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय मिला, किंतु वह न्याय अगर देरी से मिला तो वह न्याय न्याय नहीं होता है। उसी को आधार बनाकर माननीय जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा है कि जो स्थगन की संस्कृति है अदालतों में वो काफ़ी खतरनाक है एक बेहतर समाज के लिए। तो हमें मात्र इतना समझना है कि जो स्थगन की संस्कृति है उसका प्रयोग हम मेंस में कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पता हो, है ना? तो इसे हम हमारे निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? एथिक्स के एग्जाम्पल में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74। तो पॉक्सो अधिनियम क्या होता है? तो पॉक्सो अधिनियम जो बाल यौन शोषण अपराध जो होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए पॉक्सो अधिनियम लाया गया है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक या बालिकाएं होती हैं उनको
पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। पॉक्सो अधिनियम जो है वो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो पॉक्सो अधिनियम हो गया। और भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है कि जो पुराने 3 हमारे संहिताएं हैं उनको चेंज करके, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, उनको चेंज करके अभी भारतीय न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो एक उसमें क्या है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 74 में क्या लिखा है, महिला का शील भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग। तो इसके तहत अभी क्या हुआ है कि उत्तराखंड में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में एक भाजपा नेता गिरफ्तार हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उत्तराखंड में एक घटना हुई है, तो ये उत्तराखंड का आप जिक्र कर सकते हैं इसमें। जैसे निर्भया कांड का कर सकते हैं आप, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल का जो उदाहरण है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपके मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरी बात, आगे हम चलते हैं तो हरियाणा में फिर दल बदल। तो यहाँ पर क्या खबर ऐसी है जो हमारे परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो दल बदल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ये प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो दल बदल क्या होता है, कोई व्यक्ति जिस पार्टी में होता है उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाना क्या कहलाता है, दल बदल। तो दल बदल की घटनाएं जो है वो वर्तमान में ही नहीं, ये भूतकाल में भी घटित हो चुकी है। इसी कारण जो 52वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक दल बदल कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत जो दल बदल लोग हैं या दल बदल जो राजनेता हैं उनमें कमी लाई जा सके, ताकि वो जो लोग हैं उनके द्वारा जो निर्वाचित हुए हैं उनके विश्वास को वो जिस पार्टी से निर्वाचित हुए उसी पार्टी में रहकर लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित को साध सके। तो जो दल बदल अधिनियम है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया है। अब दल बदल कैसे होता है, तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो दल बदल, अगर कोई अगर निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है, कोई सदस्य जो है वो निर्दलीय चुना गया है, तो ऐसे में अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उस पर दल बदल लागू होगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित है और वो पार्टी के मैनिफेस्टो से हटकर बयान देता है तो उस पर दल बदल लागू हो सकता है। तीसरा, अगर मत विभाजन हो रहा है और वहाँ मत विभाजन के समय अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान न देकर इतर मतदान देता है तो वहाँ दल बदल उस पर लागू होता है। तीसरा, यदि कोई मनोनीत सदस्य है और यदि वहाँ किसी यदि कोई मनोनीत सदस्य और वो 6 महीने के अंदर अगर किसी पार्टी की सदस्यता ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु यदि 6 महीने के बाद वहाँ किसी पार्टी की सदस्यता लेता है तो उस पर दल बदल लागू होता है। तो इस तरीके के ये पॉइंट हैं, तो ये आप मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो एक खबर ये है आईआईटी बीएचयू परिसर की, इसको भी आप मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें, है ना। उसके आगे हम चलते हैं तो एक जीएसटी की खबर है। तो आप जीएसटी को जानते ही हैं कि जीएसटी कब आया। जीएसटी की अगर बात की जाए तो ये 2016-17 में आया, है ना। 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसके तहत कब लाया गया, 2017 में, 1 जुलाई 2017 को क्या आया, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लिया जाता है सरकार के द्वारा उसे जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी जो है वो कैसा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये हमें पता हो। अगर बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो जो अगस्त माह का जीएसटी संग्रह है वो 10% बढ़ गया है। कितना हो गया है, 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो अगर औसत निकाला जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रति माह जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, जो देश के विकास के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आगे हम चलते हैं तो
और कौन सी खबर है देख लेते हैं। एक एलपीजी से संबंधित खबर है। तो हमें ये याद नहीं रखना है कि जो 39 जो बढ़े हैं ये, पर एलपीजी जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की नाम का मिश्रण होता है ना। तो ये आपको पता हो कि प्रोपेन और ब्यूटेन नाम का इसमें पदार्थ होता है ना। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो घर पर खाना बनाने के लिए, विभिन्न वाहनों में। एलपीजी जो है वो पर्यावरण अनुकूल है, एक कुशल संसाधन है ना। तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। आगे हम चलते हैं। एक खबर है, आपको मैंने कल भी बता दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो क्या होता है। फिर हम एक बार देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसी पद्धति है जिसमें सरकार बाजार की अनियमितता को देखते हुए एक रेट डिसाइड करती है ना। किसानों की जो फसल है उसमें कुछ चुनिंदा फसलों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। अगर बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है तो सरकार उसे एक मूल्य निर्धारित कर देती है, उस मूल्य पर खरीदती है। इससे जो बाजार की अनिश्चितताएं हैं उनसे किसान बच सकते हैं। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया। इसमें एम स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि जो एम स्वामीनाथन आयोग है वो कृषि आयोग से संबंधित है ना। तो ये आपको पता हो। नीचे हम चलते हैं। तो भारत का 151 देशों के साथ व्यापार अधिशेष और 75 के साथ घाटा। अगर किसी ने हमारे साथ कल का पेपर डिस्कस किया होगा या सुना होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हमने व्यापार घाटा और व्यापार अधिशेष के बारे में बात की है। व्यापार घाटा क्या होता है? तो व्यापार घाटा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश का किसी अन्य देश के साथ निर्यात कम तथा आयात ज़्यादा हो तो उसे हम व्यापार घाटे के रूप में देखते हैं। जबकि यदि किसी देश का वस्तुओं का जो आयात है वो कम तथा निर्यात जो है वो ज़्यादा हो तो वहाँ व्यापार अधिशेष कहलाता है। तो अगर बात की जाए तो अभी जो खबर निकल कर आ रही है सामने, उसमें भारत का जो है 151 देशों के साथ व्यापार अधिशेष है, जबकि 75 के साथ घाटा है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन के साथ व्यापार अधिशेष है तथा घाटा है। तो अगर बात की जाए तो अमेरिका के साथ हमारा क्या है? व्यापार अधिशेष। और दूसरे नंबर पर क्या है? नीदरलैंड। तो ये हमें पता हो कि पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। दूसरी अगर अगर बात की जाए तो व्यापार घाटा हमारा किन किन देश के साथ है? तो पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो चीन के साथ और रूस के साथ दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है ना। तो ये आपको पता हो, मैंने कल भी आपको ये बता दिया था, है ना। अगर अधिशेष की बात करें तो अमेरिका के साथ 21 अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष है, जबकि नीदरलैंड के साथ 11.6 अरब डॉलर का अधिशेष है। तो ये हमें पता हो। आगे हम चलते हैं। और कौन सी खबर है जो आज के पेपर में हमारे लिए महत्वपूर्ण है? एक हम आंसर राइटिंग में सड़क हादसे से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके की घटनाओं का जिक्र उसमें करंट के पॉइंट से हमें कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा मेंस का जो आंसर होता है वो एक बेहतर आंसर के रूप में चेकर के सामने पहुंचता है। तो सड़क हादसे में हम गाज़ियाबाद की इस घटना का जिक्र कर सकते हैं कि मजदूर जो हैं उनकी मौत हो गई थी अभी वर्तमान में। तो इस तरीके की घटनाओं का जिक्र करके हम करंट से हमारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में होता कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग क्या होता है? आपका एक तो उसका भूतकाल प्लस उसका वर्तमान, दोनों चीज़ों को समराइज़ करके लगभग 2 पेज में, 1.5 पेज में, 1 पेज में हम उसे लिख दें तो वो एक बेहतर प्रभाव उसका पड़ता है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब हम आंसर लिखते हैं। आगे हम चलते हैं। तो एक खबर है चिनाब घाटी की। तो चिनाब घाटी जो है उसमें हमें चिनाब से संबंधित
क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चिनाब जो है, चिनाब नदी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चिनाब नदी जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है ना। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। चिनाब नदी जो 5 नदियाँ हैं उत्तर में, है ना, पंचनद जो है उसमें से एक नदी है। 5 नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, है ना, तो उसमें एक ये भी है ना, चिनाब नदी। चिनाब नदी पर अभी सबसे बड़ा ब्रिज बना है ना, रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पे, जो जम्मू कश्मीर प्रांत में बना है ना। चिनाब नदी जो है वो चंद्रभागा नदी से मिलकर बनी है, तो ये हमें पता हो। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी चिनाब है, तो ये हमें पता हो। आगे हम चलते हैं तो शिवाजी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई है, और ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। उसके बाद में शिवाजी का हमने अष्टप्रधान वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रशासनिक मामले में, उसे भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको, अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप फिर से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपके सभी क्वेश्चन जो हैं शिवाजी से, वो सब उसमें डिस्कस हमने कर लिए हैं और वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं तो कोलकाता की घटना है, कौन सी, जो आपकी हॉस्पिटल की जो घटना है एक वो, उस पर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा है कि वो निर्भया कांड से भी ज़्यादा बर्बर है। इस तरीके की उन्होंने बात की है। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में अभी एक जो लेडी डॉक्टर महिला थी, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो ये घटना का भी जिक्र हम महिला सुरक्षा के अंतर्गत इस घटना का जिक्र कर सकते हैं। निर्भया कांड 2012 में जो घटना घटित हुई है उसका जिक्र कर सकते हैं। इस तरीके से इन घटनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं। एक घटना यहाँ पे अगर देखें तो वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है। घटना क्या कहेंगे, इसे एक आर्टिकल कहेंगे। तो जो वंदे भारत ट्रेन है, इससे क्या हम निकाल सकते हैं पॉइंट। तो वंदे भारत जो ट्रेन है उसे ट्रेन 18 पहले कहा, है ना, ट्रेन 18 कहते थे ना पहले। तो ये हमें पता हो। रेल मंत्री हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव है ना। तो अश्विनी वैष्णव, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात यहाँ की गई है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो प्रारंभ में कब आया था? 1986। कब आया था? 1986 में पहला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। इसे संशोधित किया गया 2019 में 20 में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उसी के आधार पर बनाया गया है ना। तो ये हमें पता हो। और ये क्या कार्य करता है? तो ये उपभोक्ताओं से संबंधित जो विवाद होते हैं या उपभोक्ता की सुरक्षा का जिम्मा किस पे है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण पे। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो एक अकबर से संबंधित खबर है ना। तो अकबर के बारे में हम जान लेते हैं कि अकबर जो है वो मुगल एम्पायर का महान शासक था। अकबर जो है उसे महत्वपूर्ण नीतियों का भारत देश में लाई गई थी, है ना। तो ये हमें पता हो। अकबर जो है एक ऐसा माना जाता है कि अकबर जो है वो काफ़ी मतलब क्या कहेंगे उसे, कि सभी धर्मों को मानने वाला, है ना। तो अकबर के बारे में आपको जानकारी पता हो। इसका जो कार्यकाल है वो लगभग 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है ना। सुलह कुल की नीति इसकी थी। इसके अकबर के शासनकाल में अगर हम बात करें तो नवरत्न थे, फेजी हुआ, अबुल फजल हुआ। तो इस तरीके के इसमें काफ़ी नवरत्न जो हैं, तानसेन हुए। तो इस तरीके के इनके यहाँ नवरत्न हुआ करते थे। तो ये अकबर के बारे में हमें जानकारी पता हो। प्री में क्वेश्चन आ सकता है। रूस ने यूक्रेन के 150 से अधिक ड्रोन मार दिया। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? खार्किव। तो ये हमें पता हो, है ना। उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो और कौन सी एक खबर ये निकल के आई है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है ब्रिटेन का, वो भारतीय परिसर में
अपना एक कैंपस लगाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो विदेशी पढ़ाई जो है, विदेशी जो एजुकेशन है, वो वर्तमान में भारत में भी आ पाए, भारत में भी लोगों को ज्ञानवर्धन किया जाए, विदेशी ज्ञान से परिचित किया जाए। उसके लिए जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है वो भारतीय परिसर में एक कैंपस लगाने की बात कर रहा है ना। तो ये खबर है। आगे हम चलते हैं तो मलयालम फिल्म की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे मलयालम शब्द जो है वो कहाँ से संबंधित है। मलयाली भाषा जो है वो केरल की भाषा है, तो इसे आप याद रखिएगा, है ना। मलयाली जो भाषा है वो केरल से संबंधित है, ये आपको पता हो। दूसरी बात है, आगे हम चलते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की बात हो रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। उस समय इसके जो महानिदेशक थे वो तो कौन थे? कनिंघम, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके महानिदेशक थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, तो ये हमें पता हो। दूसरी बात यहाँ एक और निकल के आती है, चित्रित धूसर मृदभांड। ये उस समय के बेहतर मृदभांड में गिने जाते हैं, है ना। जो वैदिक सभ्यता है उस समय की बात है। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो काफ़ी उन्नत तकनीक की परिचायक है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे परीक्षा में प्री तथा मेंस तथा वनडे की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं और कौन कौन से करंट अफेयर हैं आज के पेपर में। पेरिस पैरालंपिक जो चल रहे हैं, है ना, अभी पैरालंपिक कहाँ चल रहे हैं? पेरिस में। और प्रीति पाल ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल किससे संबंधित है? तो ये जो हैं ये व्यक्तिगत क्या है? दौड़ में, है ना, एथलेटिक्स से। क्या है ये? पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रीति पाल है वो पैरा एथलेटिक्स से हैं और इन्होंने अभी 200 मीटर में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो अमेरिकी ओपन की बात कर लेते हैं। अमेरिकन ओपन में जो रोहन बोपन्ना है भारत के, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? यहाँ पर याद रखना है कि जो अमेरिकन ओपन है ना, इसको भी अभी रहने दीजिए। आगे आने वाली जो और करंट अफेयर आएंगे पेपर में, जब अमेरिका ओपन हो जाएगा तो कौन जीतेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको ये पता हो कि रोहन बोपन्ना जो है वो भारत से बिलोंग करते हैं और वो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। तो ये आपको पता हो क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आज के पेपर में जो मेन खबरें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको ये खबरें बेहतर लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, है ना। ऐसे ही आप हमारा सहयोग करते रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो अन्य विद्यार्थी हैं जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सब लोग चाहें तो उन लोगों को जोड़ दें, ताकि उन्हें भी ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है जो डेली हम डिस्कस करते हैं पेपर से, वो उन्हें भी मिल पाए और उनका भी कुछ भला हो जाए। धन्यवाद। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।